हेलो पीपल, वेलकम टू यस अकेडमीज यूट्यूब चैनल फॉर लॉ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 27 मार्च से 1 अप्रैल तक क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या हुई है। अच्छा, इसमें कुछ कुछ स्पोर्ट्स की चीजें और फाइनेंशियल अफेयर्स भी इंक्लूडेड है। तो अगर वो नेशनल लेवल पे हो रही है तो उनको हम नेशनल में पढ़ेंगे, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है तो उनको हम इंटरनेशनल में पढ़ने वाले हैं। तो मोटा मोटी बाइफरकेट हमने दो हिस्सों में किया है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। स्टार्टिंग विद फटाक से नेशनल अफेयर्स। तो भाई सबसे पहले तो इंडिया ने एक एड अमाउंट जो ऑलरेडी हम पहले भी दे चुके थे भूटान को हिमालयन कंट्री भी बोला जाता है क्योंकि वहां पे हिमालयन माउंटेन रेंज काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। तो इंडिया ने 10,000 करोड़ और का एड का मतलब होता है बेसिकली हेल्प, ठीक है। तो 10,000 और करोड़ भूटान को दिए हैं एज अ फाइनेंशियल हेल्प। ये क्यों दिए? क्योंकि भूटान में काफी टाइम से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। इसी के साथ साथ हमने एमओयूज भी साइन किए हैं भूटान के साथ, जिसमें हम एनर्जी, ट्रेड, डिजिटल डेवलपमेंट, इन सब चीजों के ऊपर काम करने वाले हैं दोनों कंट्रीज मिलके। ना सिर्फ ये, इनफैक्ट हम स्पेस और एग्रीकल्चर पर भी साथ में काम करेंगे भूटान के। तो दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर कोऑर्डिनेट करके एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप इमेजिन करो हम दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम उसको पेपर पे लिख लें, साइन कर दे, तो वो हमारा एमओयू कहला जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अग्रीमेंट एक सॉर्ट ऑफ। तो ये साइन किया है और उसके साथ साथ एक एड दिया है ऑफ 10,000 करोड़। अब जब इतनी हेल्प कर रहे हैं और इतना बढ़िया भूटान के लिए कर रहे हैं हम, तो ये स्वाभाविक सी बात है जो नेक्स्ट चीज हुई है दैट इज कि भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जैसे इंडिया का भारत रत्न होता है वैसे ही भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है जिसका नाम होता है ऑर्डर ऑफ ड्रूप ग्याल्पो। ये नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने दिया है। ये अवार्ड इनको क्यों दिया गया है? ये एक तरीके का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो अगर कोई भी इंसान आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करता है, जैसे कि मोदी जी ने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया है टुवर्ड्स इंडिया भूटान के रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग या टाइज को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इसलिए ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल एड है और ये जो एमओयू की बात हुई है, इसमें हम ये जो सारी सेक्टर्स पे साथ में मिलकर काम करने वाले हैं, ये ओवर द नेक्स्ट 5 years करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है 5 years में बहुत अच्छे से काम करे तो और आगे बढ़ा दिया जाए उन 5 years को, लेकिन फिलहाल के लिए ये एमओयू नेक्स्ट 5 years के लिए है। तो भाई एमओयू साइन हुआ है इंडिया और भूटान के बीच में। भूटान एक बहुत ही शांत हैप्पी कंट्री है एंड इंडिया इज ऑलवेज 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 हैप्पी टू हेल्प भूटान। नेक्स्ट न्यूज, इलेक्शन कमीशन ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सक्षम ऐप। अब सक्षम का हिंदी में मतलब ही एफिशिएंट या एफिशिएंसी होता है ना। तो इस ऐप का काम भी वही है, जो पीपल या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी होते हैं, पीडब्ल्यूडीज होते हैं। अब वोटर्स तो वो भी होते हैं, इक्वल अधिकार या राइट टू वोट उनको भी होता है, लेकिन उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वोट करना क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पूरी नहीं मिल पाती। ये जो सक्षम ऐप है ये बेसिकली उन्हीं पीडब्ल्यूडीज को हेल्प करेगा पहले तो रजिस्टर करने के लिए अपने आप को टू वोट। सबसे पहला स्टेप टू वोटिंग होता है कि यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ टू वोट। सेकंड नंबर पे पोलिंग स्टेशन, आपका नियरेस्ट जहां पे आप वोट डाल सकते हो, पोलिंग स्टेशन वो ढूंढने के लिए इट्स हेल्पफुल। इसके फीचर्स क्या क्या है? जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए इस ऐप पर वॉइस असिस्टेंस अवेलेबल है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका है वॉइस असिस्टेंस। सेकंड, ये टेक्स्ट को स्पीच में भी कन्वर्ट कर सकता है, कोई भी चीज टाइप करें उसको स्पीच में कन्वर्ट कर सकता है। तो जो लोग बोल नहीं सकते वो टेक्स्ट टाइप करेंगे, उसको स्पीच में कन्वर्ट करके सामने वाले को कन्वे करना, वो फीचर भी है इसमें। और एक्सेसिबिलिटी फीचर, जैसे कई लोग विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, वो कंप्लीटली ब्लाइंड नहीं होते लेकिन कलर ब्लाइंड होते हैं, या तो कुछ उनको थोड़ा कम दिखता है तो उनको बड़े फॉन्ट की जरूरत होती है, या एक अलग तरीके से जो कलर ब्लाइंड लोग होते हैं ना उनके लिए एक अलग तरीके का कलर पैलेट यूज होता है। वो सारी चीजें एक्सेसिबिलिटी फीचर्स इस ऐप में है। किन्होंने लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन। क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि अभी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट देश के 60 दिनों के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शंस, जो आने वाले 5 सालों तक हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा। और 5 साल तो बोलने की बात होती है, एक बार कोई सरकार आती है तो उससे एक्चुअली में देश अगले 50 साल तक कैसे फंक्शन करने वाला है वो भी अफेक्ट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट देश का फ्यूचर हमारा जिन इलेक्शंस के हाथों में है वो इलेक्शंस होने वाले हैं। और जैसे हम और आप जैसे हर आदमी को अधिकार है वोट देने का, उसी तरीके से जो पीडब्ल्यूडीज होते हैं उनका इक्वल राइट है, तो उनका ये भी अधिकार है कि चीजें उनके लिए आसान बनाई जाए, विच इज व्हाट द इलेक्शन कमीशन इज डूइंग। नेक्स्ट न्यूज में भाई लोग, मुंबई सिटी फाइनली एशिया की बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया बन चुकी है।
तो पहले एशिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर चाइना में हुआ करते थे। अब आई एम नॉट रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि पिछले कुछ सालों से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है चाइना की, उन्होंने इस हद तक बिलियनियर्स को टारगेट किया है। जैक मा जो बहुत ही बड़े बिलियनियर, वेरी पावरफुल, जब उनको गवर्नमेंट गायब कर सकती है इतने टाइम के लिए, तो फिर बाकी बिलियनियर्स तो कुछ भी नहीं है ना। तो चाइनीज गवर्नमेंट जिस तरीके से बिलियनियर्स के पीछे पड़ी थी, तो उनके बिलियनियर्स भी थोड़ा कम हुए हैं, इंडिया के बड़े भी हैं, एंड दैट इज प्रोबेबली द रीजन कि इंडिया या मुंबई अब बीजिंग से आगे निकल चुका है इन नंबर ऑफ बिलियनियर्स। जहां पिछले साल बीजिंग में सिर्फ 6 नए बिलियनियर्स निकल के आए, मुंबई में 7 नए बिलियनियर्स निकल के आए। इसी के साथ साथ एक तो हमने ओवरटेक किया है बीजिंग को एज द सिटी। मुंबई बेसिकली ऐसा सिटी बना है जिसमें एशिया के सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स है। अच्छा, मुंबई में बिलियनियर्स की अगर सबकी वेल्थ मिला दी जाए तो इट इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। दिस क्यूमुलेटिव वेल्थ मतलब एक साथ मिला के इट्स 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। अच्छा, विथ 271 बिलियनियर्स पूरे इंडिया में, 271 बिलियनियर्स है, नॉट मिलियनियर्स, करोड़पति बिलियनियर्स हैं, तो इंडिया अब जर्मनी को भी सरपास करके पूरे दुनिया में 3rd नंबर पे आ चुकी है। इंडिया इज नाउ एट 3rd पोजीशन इन टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन द कंट्री। और पहले जर्मनी आती थी 3rd नंबर पे, लेकिन अब इंडिया आ चुकी है, ठीक है। और अभी भी एशियाज रिचेस्ट मैन या एशियाज रिचेस्ट बिलियनियर पर्सन अभी भी मुकेश अंबानी जी। जो इंसान अपने बेटे की प्री वेडिंग में 1000 करोड़ खर्च कर सकता है, मतलब कोई डाउट ही नहीं है मुझे कि ही इज गोइंग टू रिमेन एशियाज रिचेस्ट पर्सन फॉर अ वाइल नाउ, विथ अडानी हैविंग टेकन अ सेटबैक। ऑल्दो अडानी भी अभी काफी ऊपर ही है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही बैंकरप्ट हो चुके हैं जैसे काफी लोग सोचते हैं। झटका लगा है लेकिन इतना बड़ा नहीं, बट स्टिल अभी कुछ टाइम तक मेरे ख्याल से मुकेश अंबानी ही बने रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजों में रिसेंटली रिलायंस ने इन्वेस्ट किया है या अक्वायर की है जो उनको डेफिनेटली बिजनेस के ग्राफ में ऊपर ही लेके जाने वाला है। तो अगर रिलायंस के कोई भी शेयर्स खरीदने के बारे में सोच रहे हैं अभी भी, तो दौड़ के भाग के जाके खरीद लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में वो शेयर्स कहां से कहां जाने वाले हैं हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या LIC, बचपन से बीमा योजना LIC की हम टीवी पे ऐड देखते आ रहे हैं, घर में सुनते आ रहे हैं। हमारे हर परिवार का एक ना एक कोई चाचा मामा कोई ना कोई तो LIC में होते ही होते हैं। LIC वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड के तौर पर उसको बोला गया है एक रिपोर्ट में, और ये रिपोर्ट जारी की गई थी बाय ब्रांड फाइनेंस, ठीक है। दिस वाज अ रिपोर्ट ऑन ओनली इंश्योरेंस कंपनीज, पूरे दुनिया की इंश्योरेंस कंपनी को मिला के ये रिपोर्ट प्रिपेयर की थी, और फिर उसमें वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड वाज LIC। क्यों? क्योंकि भाई इनका ब्रांड वैल्यू, स्टेडी वैल्यू मतलब जो बरकरार है, ब्रांड स्टेडी वैल्यू इनकी 9.8 बिलियन यूएस डॉलर्स मेंटेन है। ना सिर्फ ये, हाईएस्ट प्रीमियम कलेक्शन भी LIC का ही था कंपेयर टू ऑल अदर इंश्योरेंस कंपनीज। सो दिस इज अगेन अ ह्यूज 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 फीट, ठीक है। तो LIC के यहीं पे एक करंट के साथ हम स्टैटिक भी पढ़ लेते हैं, दैट इज LIC के चेयरमैन इस समय कौन है, उनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती। ऐसे याद रखो, कोई बहुत महान इंसान होगा तभी वो LIC को इस जगह पर, इस मुकाम पर पहुंचा चुके हैं। तो मोहंती ऐसे महान, ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती नाम है उनका, ही इज द चेयरमैन ऑफ LIC राइट नाउ। अच्छा, ये तो हमने काफी टाइम से न्यूज में देख ही चुके हैं और अभी कंटिन्यूअसली देख भी रहे हैं, मिस्टर सोनम वांगचुक। अगर 3 इडियट्स आपने देखी है और आपको रैंचो का कैरेक्टर याद है, जिनका रियल नेम था फुनसुक वांगडू, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एक्चुअली में वो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, और वो रियल स्टोरी है सोनम वांगचुक जी की। ये एक लोकलाइट है लद्दाख के, एंड लद्दाख में जो पिछले काफी सालों से सरकार इग्नोर कर रही है इस बात को, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ऊपर से इतनी सारी इंडस्ट्रीज नई नई इस्टेब्लिश होने जा रही है लद्दाख में, कि लद्दाख का पूरा इकोसिस्टम एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ना सिर्फ ये, इनके साथ 2000 से भी ज्यादा लोग, और अब तो और भी बहुत सारे लाखों में लोग जुड़ चुके हैं इन दिस थिंग कॉल्ड क्लाइमेट फास्ट। बेसिकली हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल है, लेकिन क्योंकि क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये भूख हड़ताल हो रही है, तो इसको क्लाइमेट फास्ट का नाम दिया गया है। इसमें सोनम वांगचुक जो थे, उन्होंने 21 दिन की भूख हड़ताल की। 21वें दिन उन्होंने फाइनली ये भूख हड़ताल तोड़ी,
क्योंकि उनकी हालत काफी ज्यादा हेल्थ वाइज डाउन हो गई थी। तो ये रिले फॉर्म में किया है उन्होंने, 21 दिन पे छोड़ी तो किसी और ने पिक्ड इट अप। वो 21 दिन से बेसिकली ये अलग अलग इंसान करके भूख हड़ताल जारी रहने वाली है। और ये कहां पर हो रही है? दिस इज हैपनिंग इन लद्दाख। इनकी मांगे क्या है? ये चाहते हैं कि जब 370 आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था ना, जम्मू कश्मीर अलग यूटी बनाया था, लद्दाख अलग यूटी बनाया था, तो सबसे ज्यादा सेलिब्रेट लद्दाख के ही लोगों ने किया था। लेकिन ये चाहते हैं लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, यूटी हटा के। उसी के साथ साथ स्टेटहुड के साथ साथ 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लद्दाख को इंक्लूड किया जाए। 6th शेड्यूल में जैसे कि आसाम, मेघालय, मिजोरम जैसे स्टेट्स इंक्लूडेड ऑलरेडी, अगर लद्दाख को भी इंक्लूड किया जाता है तो लद्दाख के जो खुद की लोकल पब्लिक है उनको काफी ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर मिल जाता है। मतलब कल को नई इंडस्ट्रीज को लैंड दिया जाएगा तो यहाँ पे लोकलाइट्स का भी डिसीजन मैटर करेगा। तो काफी हद तक डिसीजन मेकिंग पावर लोकलाइट्स का भी सेव हो जाएगा उन चीजों में। इसलिए लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, ये डिमांड की जा रही है। इस क्लाइमेट फास्ट में 350 से भी ज्यादा लोग इनके साथ बहुत ऊंचाई पर जाके, लद्दाख में माउंटेन्स पे जाके -10 डिग्री सेल्सियस में इतने 21 दिन तक बाकायदा टेंट्स में सोए थे। तो ही वॉज नॉट अलोन इन दिस, इनके साथ लगातार कंटिन्यूसली लोग बने हुए हैं। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी जेन्युइन कॉज। अगर कोई लोकल लोग जो सबसे ज्यादा अपने देश को या अपनी स्टेट को जो ज्यादा जानते हैं, जो ज्यादा उस जगह से, धरती से जुड़े हुए हैं, उनको ज्यादा अच्छे से पता चलता है अगर वहां कुछ गड़बड़ हो रही होती है। और अगर वो रोक रहे हैं उस चीज को करने से तो सबसे पहले बात सुननी चाहिए। इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट की होड़ में हम इतने ज्यादा लगे होते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता हम नुकसान उससे भी 50 गुना ज्यादा का कर रहे हैं। हमारा जितना डेवलपमेंट होगा उससे कहीं गुना ज्यादा एक्चुअली नुकसान हो जाएगा, ये हम रियलाइज नहीं कर पाते। तो अगर लोकलाइट्स किसी चीज को करने से रोक रहे हैं तो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड ऑलवेज लिसन। और ये क्लाइमेट फास्ट अभी भी कंटिन्यूड है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं। सबसे पहले मिस्टर सदानंद वसंत डाटे, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ऑफ एनआईए। एनआईए होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये एजेंसी सीबीआई से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और ये कोई भी ऐसे केसेस होते हैं जो विच इज अगेंस्ट सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी या इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी नेशनल थ्रेट वाला केस होता है उन सबसे एनआईए डील करती है। तो सीबीआई से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो आप इमेजिन कर लो एनआईए के डीजी किस लेवल के पावरफुल होंगे। एंड इट्स दिस पर्सन सदानंद वसंत डाटे, इनको इंक्लूड किया गया है, इनको अपॉइंट किया गया है रादर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए। इसी के साथ साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनआईए का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। तो एनआईए के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है एनआईए का रोल क्या है। तो एनआईए का रोल है कि एनी केस विच इज अ थ्रेट टू द सॉवरेनिटी या सिक्योरिटी या इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ऐसे सारे केसेस से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डील करती है। तो कोई टेररिस्ट अगर पकड़ा गया, उसको जेल हुई, उसको पकड़ के सामने किया, तो ये सारी चीजों से डील करती है एनआईए। ठीक है, इसलिए सीबीआई से भी ज्यादा पावरफुल होती है। हमको लगता है सबसे पावरफुल सीबीआई है, बट एक्चुअली ये सीबीआई से भी ऊपर है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट अगेन इंपॉर्टेंट, पीयूष आनंद जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ। कोई भी डिजास्टर होता है, चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे फ्लड आए, चाहे सुनामी आए, किसी भी तरीके का नेचुरल डिजास्टर आता है, चाहे नेचुरल चाहे नॉन नेचुरल डिजास्टर अगर आता है, उसमें सबसे पहली जो रिस्पॉन्स फोर्स होती है वो एनडीआरएफ होती है। एनडीआरएफ के डीजी के तौर पे अपॉइंट किया गया है पीयूष आनंद जी को। ठीक है, अच्छा, ये प्रोवाइड करते हैं स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग डिजास्टर्स। अब डिजास्टर्स के टाइम पे पुलिस भी जाती है, आर्मी भी जाती है, लेकिन स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स डील करने के लिए और तरीका और ट्रेनिंग सिर्फ इनको होती है। तो दे आर द बेस्ट एंड द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। अगेन इसका हेडक्वार्टर भी साथ ही साथ में न्यू दिल्ली में है। ओके, एंड एक और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है इस हमारी अनुपमा उपाध्याय, उन्होंने जीता है विमेन्स सिंगल टाइटल। शी प्लेज बैडमिंटन। बेसिकली अगर आपको काफी बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आपको नाम दे दिया जाएगा अनुपमा उपाध्याय और आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या खेलती है या विच स्पोर्ट इज शी एसोसिएटेड विद, तो यू कैन टेल बैडमिंटन। ठीक है, शी हैज वन विमेन्स सिंगल टाइटल ऑर्लिन पॉलिश ओपन इंटरनेशनल चैलेंज में। पोलैंड में होता है, ये पॉलिश ओपन है। और कहीं भी एक ट्रिक होती है, अगर ओपन लिखा है तो या तो इट इज टेबल टेनिस या बैडमिंटन।
ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये या तो बैडमिंटन से रिलेटेड होता है या टेबल टेनिस से रिलेटेड, ठीक है। तो पॉलिश ओपन है ये, दिस इज रिलेटेड टू बैडमिंटन एंड हु हैज वन, अनुपमा उपाध्याय। नेक्स्ट, गिफ्ट सिटी जो गुजरात में अब बन रही है, बहुत अलग हाईटेक लेवल ऑफ, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लेवल ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज इस सिटी में प्रोवाइड की जाएगी। इसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ये एक अलग से एरिया डिमार्केट करके पूरी की पूरी सिटी डेवलप कर रहे हैं गुजरात में, ठीक है। इस गिफ्ट सिटी में पहला बैंक जो सर्विस दे रहा है वो है एक्सिस बैंक को चूज किया गया है, और एक्सिस बैंक ने बाकायदा डिजिटल ओपनिंग की है कि कोई भी एनआरआई अगर इंडिया आते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन अगर इंडिया आते हैं, तो वो एक्सिस बैंक में जाके, गिफ्ट सिटी में जो ब्रांच खुली है, एक्सिस बैंक में जाके यूएस डॉलर्स का एफडी खोल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलता है ना, वो ऐसा एफडी अकाउंट खोल सकते हैं जहां पर यूएस डॉलर्स डिपॉजिट हो सकता है। और ये सब कहाँ पे होने वाला है? दिस इज हैपनिंग इन गिफ्ट सिटी, एंड एक्सिस बैंक इज एक्चुअली द फर्स्ट बैंक टू ऑफर डिजिटल जर्नी इन या फॉर गिफ्ट सिटी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है बिकॉज गिफ्ट सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ईयर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल अफेयर्स में सबसे पहले एंड ग्राउंड ब्रेकिंग इज फाइनली मैक्स वर्स्टैपन के रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि बाकी सारी रेसेस यही जीतते थे, 16 सालों के बाद इटालियन कंपनी फरारी फाइनली एक फॉर्मूला 1 रेस जीती है। ग्रैंड प्री जो होता है इट इज रिलेटेड टू फॉर्मूला 1 रेसिंग, ठीक है। फाइनली एक ग्रैंड प्री जीती है, ये ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री है, और इनके ड्राइवर कौन थे? कार्लोस सेंस। बहुत ही खराब टाइम पिछले 15-16 सालों से फरारी का चल रहा था, क्योंकि ये लास्ट स्टेज या राउंड तक पहुंचते थे और इनकी गाड़ियों में ही आग लग जाती थी, तो काफी खराब तरीके से हारते थे। बट फाइनली 15-16 सालों के लंबे इंतजार के बाद फरारी हैज वन अ रेस, और जो रेस जीते हैं उसमें इनके ड्राइवर या रिप्रेजेंटेटिव थे मिस्टर कार्लोस सेंस, ठीक है। दिस इज हैपेंड आफ्टर ऑलमोस्ट 16 ईयर्स। और अगर आपसे कोई पूछ ले फरारी इज विच, किस कंट्री की कंपनी है ये, तो इट इज एन इटालियन कंपनी, ओके। इन द नेक्स्ट वन, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हो रही है, दिस इज इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे भाई लोग इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जिसको IAI बोला जाता है फेमसली, जो इसका लोगो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक डिफेंस मेजर, डिफेंस जायंट है, और इजराइल ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर में बहुत आगे, बहुत एडवांस है टेक्नोलॉजिकली, ठीक है। तो इजराइल का जो डिफेंस जायंट है वो फाइनली इंडिया में दिल्ली में एक अपनी सब्सिडरी खोल रहा है, इंडियन सब्सिडरी, जिसमें IAI और DRDO जो हमारा होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया का होता है, और IAI मिलकर बेसिकली उनका टेक्नोलॉजी और इंडिया के टैलेंट को साथ में यूज करके नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करने वाले हैं, और इसके थ्रू अपने टाइज, इजराइल और इंडिया के बीच के टाइज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो ये एक एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है IAI, बहुत बड़ी कंपनी है ये, बहुत मेजर और बहुत एडवांस्ड कंपनी है ये। दिस विज बेसिकली इन सिंक विथ इंडियाज विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। इंडिया क्या चाहती है? हर चीज में खुद से डेवलप करना, आत्मनिर्भर बनना। तो या मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया गो हैंड इन हैंड। तो इजराइल ने बोला है कि दिस इज इन सिंक विद द विजन ऑफ इंडिया आत्मनिर्भर भारत, हम उसी विजन को हेल्प करना और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें हम अपनी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और इंडिया का टैलेंट यूज करेंगे टू फोस्टर ग्रोथ, ठीक है। तो अपनी टेक्नोलॉजी एंड इंडियाज टैलेंट एंड एक्सपर्टीज इन, और ये सब कहाँ हो रहा है? इट इज हैपनिंग इन डिफेंस सेक्टर। ना सिर्फ ये, IAI में 50 एम्प्लॉइज जो रखे जाएंगे उसमें से 97% एम्प्लॉइज विल बी इंडियन सिटीजन, तो इंडिया में जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस इज एन अमेजिंग अमेजिंग फीट, ठीक है। एंड लास्ट इंटरनेशनल न्यूज इज लुई जोसेफ जूनियर। इनको आपने शायद ही कभी देखा हो, बट इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑबिचुअरी में है। ही वॉज द फर्स्ट एवर ब्लैक मैन, क्योंकि काफी ज्यादा ब्लैक्स जो थे उनके साथ एंटी रेसिस्ट बिहेवियर होता था और बहुत ज्यादा उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो टीवी पे किसी ब्लैक मैन का आना बहुत बड़ी बात थी। ही डाइड एट द एज ऑफ 87 एंड ही वाज द फर्स्ट ब्लैक मैन टू विन ऑस्कर। ये एक टीवी ड्रामा आता था जिसका नाम था रूट्स, उसके लिए सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे ही वन द ऑस्कर। सो दिस वाज द ह्यूज ह्यूज थिंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ना सिर्फ ये एमीज भी जीत चुके थे फॉर द सेम टीवी सीरीज। तो दिस इज अ ह्यूज थिंग, क्योंकि उस टाइम पे, आज के डेट में शायद हमको रियलाइज नहीं होता है, बट ऑस्कर्स में जा पाना किसी ब्लैक मैन का, इनफैक्ट क्लास में भी ब्लैक स्टूडेंट और वाइट स्टूडेंट का साथ में बैठ पाना वाज अ ह्यूज फीट।
जस्ट 50 to 60 ईयर्स अगो, 50-60 साल पहले ही इतना ज्यादा भेदभाव होता था कि आज भी ब्लैक्स जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना उनके जिंदा है, जो अफ्रीकन या अफ्रीकन अमेरिकन जो भी हैं, वो अगर है ना तो उनके लिए अभी भी द वर्ल्ड सीम्स लाइक अ न्यू प्लेस टू देम, क्योंकि इतना भेदभाव हुआ था. सो दिस इज अ ह्यूज फीट. इस पे आपको क्वेश्चन काफी हद तक पूछा जा सकता है. So guys, this was all for what happened from 27th of March till 1st of April. Next Tuesday हम मिलेंगे एंड हम बात करेंगे कि कल से मतलब 2nd of April से लेकर नेक्स्ट मंडे तक क्या क्या हुआ. इसी तरीके से आप अगर महीने के 4 वीडियोस को ध्यान से देख लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका पूरे के पूरे महीने का करंट अफेयर्स आराम से प्रिपेयर हो जाएगा और आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम फुल कॉन्फिडेंस से दे सकते हैं. So guys, this is Vishishta Nayak from Yes Academy. I'll see you guys again very soon.